गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गायत्री प्रसाद तिवारी आप सबके सामने एनसीईआरटी स्थिर वैद्युतिकी के आंकिक प्रश्नों पर चर्चा के क्रम में आगे करते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बेल बटन को दबाएं जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम प्रॉब्लम 1.26 में देखते हैं। चित्र 1.35 में दर्शाए गए वक्रों में कौन संभावित स्थिर वैद्युत क्षेत्र को निरूपित नहीं करता है। हमें देखना है कौन करता है कौन नहीं करता है। पहला है कि एक चालक है जिसका शेप दिए गए चित्र के अनुसार है। हम जानते हैं किसी चालक से जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अभिलंबवत होती हैं। और यहाँ पे कैसी है, कोई री है, न्यून कोण बना रहा है, यहाँ पर अधिक कोण बना रहा है। अतः यह जो उपरोक्त चित्र है यह स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं निरूपित करेगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी चालक से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं सदैव उस चालक के तल के अभिलंबवत होती है। दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं। मेरा दूसरा इमेज है, देखिए वैद्युत बल रेखाएं सदैव हम जानते हैं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर इंध होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश से निकल के धनावेश पे आ रही हैं। ये पहली गलती है। दूसरा, यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल के धनावेश पे जा रही हैं, जो कि दूसरी गलती है। अतः यह जो दूसरा चित्र है यह वैद्युत बल रेखाओं का सही निरूपण नहीं है। आइए हम तीसरे पे बात करते हैं। सी पे हम सब जानते हैं समान आवेशों से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं तथा चालक पर क्या करती हैं, अभिलंबित होती हैं। अतः यह मेरा सी सेक्शन करेक्ट है, सही है। आइए हम डी पे बात करते हैं। ये डी वाला है। यहाँ पर देखें वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, जबकि हमने पढ़ा है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। दूसरी कमी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चल के पुनः धनावेश पर आ रही हैं, जबकि हमने पढ़ा है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चल के ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ई वाला है, अंतिम है। हम सब जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक चालक से एक प्लेट से धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाती हैं, वो तो सही है। परंतु वैद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती, परंतु यहाँ पर देख रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती हैं, जो कि असत्य है। अतः यह भी चित्र गलत है। स्थिर वैद्युत बल रेखाओं का निरूपण सही से नहीं कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.27 है। क्वेश्चन क्या है, दिक् स्थान के किसी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र सभी जगह जेड डायरेक्शन के अनुदिश, परंतु विद्युत क्षेत्र परिमाण नियत नहीं है। इसके एक समान रूप से जेड दिशा में अनुदिश 10⁵5 न्यूटन पर कूलम्ब प्रति मीटर की दर से वृद्धि होती है। वह निकाय जिसका ऋणात्मक जेड दिशा में कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, 10⁻7 कूलम्ब मीटर के बराबर है, तो कितना बल आघूर्ण अनुभव करेगा। क्या दिया गया है, दिया गया है कि जो मेरी वैद्युत बल रेखाएं हैं वह जेड डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। मैंने मान लिया ये जेड डायरेक्शन है, ऊपर वाई है और ये नीचे क्या है, एक्स है। देख रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश जेड डायरेक्शन में बढ़ रही है। अर्थात क्या दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र में जेड के सापेक्ष वृद्धि कितना दे रखा है, 10⁵5 न्यूटन पर कूलम्ब। आइए हमने यहाँ पर क्या रखा है, एक द्विध्रुव रख दिए। द्विध्रुव की दिशा क्या है, माइनस जेड की दिशा में है। यहाँ पर लिखा है एक समान रूप से जेड दिशा के अनुरूप प्रति मीटर की दर से वृद्धि होता है। वह निकाय जिसका ऋणात्मक जेड दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण इतना है। अब ऋणात्मक द्विध्रुव का कब दिशा होगी, जब प्लस जेड डायरेक्शन में माइनस क्यू आवेश होगा और माइनस जेड डायरेक्शन में प्लस क्यू आवेश होगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, माइनस जेड दिशा में होगी। अब हम सब जानते हैं, हम सब क्या जानते हैं, नेट फोर्स बराबर क्या होता है, प्लस क्यू पर लगने वाला फोर्स माइनस एफ क्यू पे लगने वाला फोर्स। प्लस क्यू पे लगने वाले फोर्स को क्यू इंटू ई1 लिख दिए,
माइनस क्यू पे लगने वाले फोर्स को क्यू इंटू E2 लिख दिए। नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, P अपान 2L लिख दिए, E1 माइनस E2 लिख दिए, P अपान 2L इंटू E2 E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 क्या है, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किसके सापेक्ष, इस द्विध्रुव की लंबाई के सापेक्ष। तो इसी को हम लोग लिख देंगे F इक्वल टू P डेल्टा E अपान डेल्टा जेड या डी अपान डी जेड। और डी अपान डी जेड का मान कितना है, 10⁵5, और P का मान क्या है, 10⁻7, अथवा जो उस पर बल लगेगा वो क्या होगा, 10⁻2 न्यूटन। आगे हम बढ़ते हैं। क्योंकि हम सब देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, प्लस जेड डायरेक्शन में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा है माइनस जेड डायरेक्शन में। अतः हम कह सकते हैं P और E के बीच का कोण कितना है, आंसर आएगा 180 डिग्री, P साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। अतः द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसी चालक A जिसमें चित्र 1.36 में दर्शाए गए अनुसार कोई कोटर अथवा कैविटी को कैपिटल Q आवेश दिया जाता है। यह दर्शाइए कि समस्त आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए। कोई अन्य चालक B जिस पर Q आवेश है को कोटर की गुहा में इस प्रकार धंसा दिया जाता है कि चालक B A से विद्युत रोधी रहे, और यह भी दर्शाइए कि A के बाह्य पृष्ठ पर जो कुल आवेश हो जाएगा Q प्लस स्मॉल q हो जाएगा। किसी अस्थायी उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर वैद्युत क्षेत्र से परिरक्षित किया जाता है। संभावित उपाय लिखिए। मेरा पहला केस है, ये देखें कोई एक चालक है, क्या है, ये चालक है, चालक के अंदर एक कैविटी है, एक छिद्र है, और इसमें क्या है, कितना आवेश था, कैपिटल Q। हम सब जानते हैं चालक को अगर हम कोई का आवेश रखेंगे तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, और वह कहाँ पे वितरित होगा, हम सब जानते हैं वह सर्वाधिक दूरी पर अथवा पृष्ठ के बाह्य रूप में वितरित हो जाएगा। प्रतिकर्षण प्रभाव के कारण जो संपूर्ण आवेश कोटर के अंदर था वह कहाँ चलाएगा, बाह्य पृष्ठ पर। अतः पहले मेरे प्रश्न का स्पष्टीकरण हो गया। प्रतिकर्षण प्रभाव के कारण चालक के भीतर संपूर्ण आवेश सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब आते हैं दूसरी बात पे करते हैं। देखिए चालक A है, इस चालक A के अंदर एक चालक B भी रख देते हैं जिस पर आवेश क्या है, Q है। जब इस चालक के अंदर एक B आवेश को रखेंगे और वह चालक से जुड़ा नहीं है, जुड़ा ना होने के कारण इस चालक जो B है, B चालक है, उसके ऊपर कितना आवेश है, स्मॉल q आवेश है। इस स्मॉल q आवेश के कारण इस जो चालक का अंदरूनी सतह है, जो चालक का ये अंदरूनी भाग है, इस अंदरूनी भाग में प्रेरण प्रभाव के कारण क्या हो जाएंगे, Q के बराबर -Q आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। कितना आवेश हो जाएंगे, -Q आवेश, जिसके परिणामस्वरूप बाह्य सतह पर स्मॉल q धन आवेश जुड़ जाएंगे, और बाह्य सतह पर कुल कितने आवेश हो जाएंगे, Q प्लस स्मॉल q। समझ में आया। देखिए लिखा गया है प्रेरण प्रभाव के कारण चालक के अंदर सतह पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा प्रतिकर्षण प्रभाव के कारण बाह्य सतह पर +Q आवेश और वितरित हो जाता है। अतः कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q प्लस Q। हम जानते हैं प्रेरण में वस्तु के अंदर केवल पोलराइजेशन होता है, ध्रुवण होता है। अगर इधर -Q आवेश आया तो दूसरे सिरे पर भी क्या हो जाएगा, +Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण नेट प्रभाव तो नहीं पड़ता है, लेकिन इसके जो बाह्य सतह है उस पर कुल आवेश का वितरण क्या हो जाएगा, Q प्लस स्मॉल q। अगला सवाल है
किसी सुग्राह्य उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर वैद्युत क्षेत्रों से परिरक्षित करने के लिए संभावित उपाय करिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी गोली कोष के अंदर, गोली चालक कोष के अंदर या किसी चालक कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अतः किसी भी उपकरण को किसी स्थिर प्रबल स्थिर वैद्युत क्षेत्र से परिरक्षित करने के लिए उस उपकरण को हम किसी चालक गोले के अंदर उपस्थित करेंगे या चालक गोले के अंदर हम बनाएंगे। आइए नेक्स्ट मेरा प्रॉब्लम है, किसी खोखले आवेशित चालक में उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है। यह दर्शाइए कि छिद्र में विद्युत क्षेत्र σ/2 एप्सिलॉन नॉट n कैप है, जहां पर n कैप अवलंबित दिशा में बहिर्मुखी सदिश है तथा छिद्र के निकट पृष्ठीय आवेश घनत्व है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, हम सब जानते हैं कि क्या होता है यदि कोई गोली कोष है जिसके पृष्ठों पर आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो हम सब ये भी जानते हैं कि यदि किसी चालक को यदि हम कोई आवेश देते हैं, वह संपूर्ण आवेश क्या हो जाता है, उसके पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तथा इस चालक पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अब प्रश्न उठता है क्यों शून्य होती है, क्यों शून्य होती है? तो हम कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है अतः इसलिए शून्य होता है। आइए हम इसके दूसरे एस्पेक्ट पर चर्चा करते हैं। दूसरा एस्पेक्ट क्या कहता है, मानते हैं जो आवेश होते हैं एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे से एक समान रूप से वितरित होते हैं। यदि वितरित होंगे तो क्या होगा, देखिए मान रहे हैं कोई आवेश एक समान रूप से इसी गोली कोष पर वितरित होगा और हम जानते हैं ये सभी के सभी क्या हैं, धनावेश हैं। धनावेश से क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं सभी संभावित दिशाओं में त्रिज्यीय रूप से बाहर की तरफ निकलती हैं, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं अंदर आएगी, यहाँ से बाहर जाएगी। अब इसी के जो सम्मुख है आवेश, इससे भी वैद्युत बल रेखाएं अंदर आएंगी और बाहर जाएंगी, इससे भी वैद्युत बल रेखाएं अंदर आएंगी और इससे भी अंदर आएंगी, इससे भी अंदर आएंगी और इससे भी अंदर आएंगी, इससे भी आएंगी, इससे भी आएंगी, इससे भी आएगा और इससे भी आएगा, इससे भी आएगा और इससे भी आएगा। अतः हम क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिकल गोली वस्तु सममित होने के कारण जितना वैद्युत क्षेत्र एक पृष्ठ की तरफ से आ रहा है उतना दूसरे पृष्ठ की तरफ से भी आ रहा है। अतः नेट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर होगी वह क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब मेरी दूसरी स्थिति क्या है कि माना कोई एक गोली कोष है जिसके सम्मुख हमने क्या कर दिया, छिद्र कर दिया। अब ये जो पृष्ठ है छिद्र के सम्मुख, शेष भाग से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो तो शून्य हो जाएगी, परंतु इससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह शून्य नहीं होगी। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी तो क्या होगा, हम जानते हैं ये जो छोटा सा छिद्र है यह अनंत समतल प्लेट का एक छोटा सा भाग है, अनंत समतल पृष्ठ का एक समतल आवेशित चादर प्लेट का एक क्या है, छोटा सा भाग है। और हम सब जानते हैं अनंत समतल चादर प्लेट के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, त्रिज्यीय रूप से बाहर, और इसकी दिशा भी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। अब प्रश्न उठता है कि ये जो छिद्र है इससे अभिलंबित जो दिशा है बाहर की तरफ उसका मान है n कैप, तो ये हो गया वेक्टर E बराबर क्या आ गया, σ/2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखें किसी यादृच्छिक स्थिर वैद्युत क्षेत्र विन्यास पर
विचार कीजिए, इस विन्यास की किसी शून्य विक्षेप स्थित नल पॉइंट अर्थात जहाँ पर ई का मान शून्य है कोई एक छोटा परीक्षण आवेश रखा गया है। यह दर्शाइए कि परीक्षण आवेश का संतुलन अवश्य रूप से अस्थायी होगा। इस परीक्षण आवेश का समान परिमाण चिन्हों के दो आवेशों जो एक दूसरे से किसी दूरी पर स्थित हैं। देखिए यहाँ पर मेरे दो आवेश हैं, दो धनावेशित हैं, समान परिमाण के हैं। हम सब जानते हैं इनसे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ओके, प्रतिकर्षण के कारण इन दोनों के बलों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। अब क्या कहा गया है, इसके शून्य विक्षेप की स्थिति पर हमने क्या रखा है, कोई एक इलेक्ट्रॉन रख दिए। क्या रख दिए? कोई एक इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को धनावेश के कारण ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और जैसे ही आकर्षित करेगा वैसे हम जानते हैं वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं क्या होती हैं, परीक्षण आवेशों के गमन का पथ होती है, जिसके कारण ये क्या हो जाएंगी, अनंत पर चली जाएंगी, या यहाँ पर इसके सहारे अनंत पर चली जाएंगी, इसके सहारे अनंत पर चली जाएंगी, इसके सहारे अनंत पर चली जाएंगी। और जब अनंत पर चली जाएंगी तो मतलब दोबारा कभी वापस नहीं आएंगी, दोबारा कभी वापस नहीं आएंगी। जब दोबारा कोई वस्तु दोबारा अपनी स्थिति में नहीं आती है तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति को अस्थायी संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी संतुलन। अतः सिद्ध हो गया कि जो भी कोई आवेश होगा वह किस संतुलन में होगा, अस्थायी संतुलन में होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में x अक्ष के अनुदिश vx चाल से गति करती हुई दो आवेशित प्लेटों के मध्य क्षेत्र में m द्रव्यमान तथा ऋण q आवेश का एक कण प्रवेश करता है। चित्र 1.33 के कण एक समान प्लेट की लंबाई L है तथा इन प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र E बनाए रखा जाता है। दर्शाइए कि प्लेट के अंतिम किनारों पर कब कण ऊर्ध्वाधर विक्षेप, कण का ऊर्ध्वाधर विक्षेप जो y का मान है QE L²/2mvx² होगा। देखें दिया गया है कि जो कण आ रहा है उसका मान vx है, जिस क्षेत्र में गतिमान कर रहा है वो E है और जो प्लेट की लंबाई क्या है L है। देखिए ये क्या है, मेरी दो प्लेटें हैं, एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित है। चूंकि आवेश क्या है, ऋणावेशित आवेश है, तो ऋणावेशित आवेश क्या करेगा, जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान करेगा तो वैद्युत बल के प्रभाव के कारण यह धनावेश प्लेट की तरफ खींचता चला जाएगा। और हम ये मान ले रहे हैं कि माना जब ये एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में जाता, इस सीधी रेखा से कितना विक्षेपित होगा, y। अब हम जानते हैं क्या होता है जब किसी बिंदु आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र E में रखते हैं तो उस पर एक वैद्युत बल लगता है, यह F बराबर QE। हम ये भी जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, यदि किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान m है पर यदि F बल लगाते हैं तो उसके अंदर एक त्वरण A उत्पन्न हो जाता है, तो F बराबर क्या हो जाता है, ma। F कौन बल लगा रहा है, उत्तर आएंगे वैद्युत क्षेत्र लगा रहा है और वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है वह QE है। QE बराबर क्या हो गया, ma। अतः ये बराबर क्या हो जाएगा, QE/m। एक चीज हमें यहाँ से ये भी मिल गया, ये जो त्वरण होगा उसकी दिशा क्या हो जाएगी, QE/m। और इस त्वरण की दिशा क्या होगी, धनावेश प्लेट की तरफ। यहाँ पर एक त्वरण काम कर रहा है। हम ये भी जानते हैं कि अभी हम लोग प्रक्षेप के पथ परवलयाकार में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है जब कोई कण किसी कोण से ऊर्ध्वाधरता ऊपर फेंका जाता है तो वह कण गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव के कारण एक प्रक्षेप पथ का अनुसरण करता है। वैसे ही यहाँ पर कौन सा त्वरण कर रहा है, एक वैद्युत त्वरण कार्य कर रहा है जो लगातार उस कण को नीचे या वैद्युत प्लेट के धनावेशित प्लेट की तरफ अपने आकर्षित कर रहा है।
हम सब जानते हैं क्षैतिज वेग क्या दिया गया है, क्षैतिज वेग vx है, क्षैतिज दूरी क्या है x है, x बराबर क्या होता है v इंटू टी, x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान दे रखा है l है, l बराबर vx इंटू टी, तो t बराबर क्या आ जाएगा l अपान vx, हमें एक मिल गया। अब हमें चूंकि y का निकालना है, y बराबर क्या होगा u y t हाफ ए टी स्क्वायर, चूंकि ये x क्षैतिज रूप से गतिमान कर रहा है अतः u y का मान 0 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, और a का मान क्या है क्यू ई बाई एम, t का मान क्या है l बाई वी एक्स, और इसको क्या हो जाएगा क्यू ई एल स्क्वायर अपान 2m वी एक्स स्क्वायर। कितना विक्षेपित होगा, जो विक्षेपित दूरी है वह क्या है y बराबर क्यू ई एल स्क्वायर अपान 2m वी एक्स स्क्वायर। थैंक यू। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।